नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और जबरदस्त रस्साकशी को समझने वाले हैं। ये कोई आम टकराव नहीं था, बल्कि हमारी संसद और अदालतों के बीच मौलिक अधिकारों को लेकर लड़ी गई एक महाकाव्य जैसी लड़ाई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे देश के सबसे बुनियादी नियम समय के साथ साथ विकसित हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, अधिकार और राज्य। दूसरा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तीसरा, कानूनों को बचाना, जिसमें हम पृथक्करणीयता और ग्रहण के सिद्धांतों को देखेंगे। चौथा, क्या संसद अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पांचवां, सुप्रीम कोर्ट का पलटवार। और अंत में छठा, मूल संरचना का ऐतिहासिक समझौता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, अधिकार और राज्य। इस पूरे संवैधानिक खेल को समझने के लिए सबसे पहले उस इनाम को समझना जरूरी है जो बिल्कुल बीचों बीच रखा है, जिसके लिए ये सारी जद्दोजहद हो रही है, और वो इनाम है हमारे पूर्ण मौलिक अधिकार। जब हम इन हस्तलिखित नोट्स पर गौर करते हैं तो कुछ बहुत ही सख्त और निरपेक्ष अधिकारों का जिक्र मिलता है, जैसे कि अनुच्छेद 17 जो किसी भी रूप में छुआछूत या अस्पृश्यता को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, या फिर अनुच्छेद 24 जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाता है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनसे किसी भी हाल में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अधिकार हमें किसके खिलाफ मिलते हैं। जवाब है राज्य के खिलाफ। और अनुच्छेद 12 में इस राज्य को बहुत ही साफ शब्दों में परिभाषित किया गया है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार या संसद ही नहीं आती, बल्कि हर राज्य की सरकार, विधायिका और यहाँ तक कि स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वो संस्था जिसके पास सरकारी शक्ति है, वो इस परिभाषा के दायरे में आती है। भाग 2, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब जब हमें ये पता चल गया है कि दांव पर क्या लगा है और खिलाड़ी कौन है, तो चलिए इस बड़े मैच के रेफरी से मिलते हैं। और ये रेफरी है हमारी न्यायपालिका। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का विचार आया कहां से। नोट्स बताते हैं कि इसकी शुरुआत 1803 के एक बेहद मशहूर अमेरिकी मामले मार्बरी बनाम मैडिसन से हुई थी। उस वक्त मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कहा था कि अगर कोई भी कानून संविधान से टकराता है तो न्यायपालिका के पास उसे अमान्य घोषित करने की पूरी शक्ति है। इसी के साथ न्यायपालिका ने खुद को संविधान के सबसे बड़े रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया। अगर हम अपने देश की बात करें तो ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट के पास है। चाहे केंद्र सरकार कोई कानून बनाए या राज्य सरकार कोई फैसला ले, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अदालतें सीधे तौर पर उसकी समीक्षा कर सकती हैं और उसे रद्द कर सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और अहम ताकत है। भाग 3, कानूनों को बचाना, पृथक्करणीयता और ग्रहण। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी बहुत बड़े कानून का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा गलत हो तो क्या पूरे के पूरे कानून को ही कूड़ेदान में डाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर अदालतें कुछ खास सर्जिकल टूल्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि पूरी किताब को फेंके बिना सिर्फ गलती को सुधारा जा सके। इसी में सबसे पहला तरीका है पृथक्करणीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये बिल्कुल एक सर्जन की तरह काम करता है। अदालत पूरे कानून को खारिज करने के बजाय सिर्फ उस बीमार हिस्से को काटकर अलग कर देती है जो मौलिक अधिकारों से टकरा रहा है। इससे होता यह है कि बाकी का पूरा स्वस्थ कानून बच जाता है और अपना काम करता रहता है। और इसी संदर्भ में अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पुराने और नए कानूनों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचता है। अनुच्छेद 13(1) उन पुराने कानूनों को देखता है जो संविधान लागू होने से पहले के हैं, जबकि 13(2) बहुत ही कड़े शब्दों में राज्य को भविष्य में ऐसा कोई भी नया कानून बनाने से रोकता है जो हमारे अधिकारों को छीनता या कम करता हो। फिर एक और बेहद दिलचस्प सिद्धांत आता है, ग्रहण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। भिकाजी नारायण और श्री अंबिका मिल्स जैसे मामलों से ये बात सामने आई कि कभी-कभी असंवैधानिक कानून पूरी तरह मरता नहीं है, बल्कि उस पर मौलिक अधिकार की एक गहरी परछाई या ग्रहण लग जाता है। अगर आगे चलकर संविधान में बदलाव करके उस रुकावट को हटा दिया जाए तो वो कानून फिर से जिंदा हो सकता है। भाग 4, क्या संसद अधिकारों में संशोधन कर सकती है? अब हम इस कहानी के सबसे बड़े टकराव वाले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। जब अदालतों ने कानूनों पर रोक लगाना शुरू किया तो संसद ने कहा, ठीक है, हम खुद नियम पुस्तिका यानी संविधान को ही बदल देंगे।
और यहीं से ये अहम सवाल उठा कि क्या संसद हमारे मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है। इन नोट से हमें पता चलता है कि आज़ादी के तुरंत बाद 1951 में ही पहला संशोधन अधिनियम लाया गया था। इस संशोधन में संविधान में अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया। इसका सीधा सा मकसद था भूमि सुधार जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को अदालतों की नज़रों से यानी उनकी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से बचाना। इस शुरुआती रस्साकशी में तो ऐसा लगा जैसे संसद की जीत हो रही है। 1951 के शंकरी प्रसाद मामले और फिर 1965 के सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि हाँ, संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। यानी शुरुआती दौर में न्यायपालिका ने संसद के अधिकारों के आगे सहमति जता दी थी। भाग 5 सुप्रीम कोर्ट का पलटवार। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास इतनी आसानी से शांत नहीं होता। कहानी में एक जबरदस्त और नाटकीय मोड़ आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने रुख को बदलने का फैसला किया और एक ऐतिहासिक महामुकाबले के लिए मंच सजने लगा। इस मुकाबले की गंभीरता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि अदालतों में जजों की बेंच कैसे काम करती है। दांव जितने बड़े होते हैं, जजों की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है। एक सिंगल जज बेंच से लेकर 2 जजों की डिवीजन बेंच और फिर सबसे ऊपर आती है संवैधानिक बेंच, जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं जो सीधे संविधान की व्याख्या करते हैं। और फिर आया 1967 का वो ऐतिहासिक गोलकनाथ मामला। इस मामले के लिए पूरे 11 जजों की एक विशाल संवैधानिक बेंच बैठाई गई और 6-5 के बेहद ही करीबी अंतर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना रुख पूरी तरह से पलट दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को छीनने की कोई शक्ति नहीं है। यह संसद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या सामने आ गई। अगर संसद के पास यह शक्ति कभी थी ही नहीं, तो जो पुराने संशोधन पहले ही हो चुके थे, उनका क्या होता? क्या वो सब अचानक से अमान्य हो जाते? इससे तो पूरे देश में कानूनी अफरा-तफरी मच जाती। तो यहाँ कोर्ट ने बड़ी ही समझदारी से भविष्यलक्षी प्रभाव के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो यह नया नियम सिर्फ आगे बनने वाले कानूनों पर लागू होगा, पुराने संशोधनों को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन संसद भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। गोलकनाथ मामले में मिली हार के बाद 1971 में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम पास करके बहुत ही आक्रामक पलटवार किया। इस संशोधन ने यह डंके की चोट पर स्पष्ट कर दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को मिलाकर संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति है। भाग 6 मूल संरचना का समझौता। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी गाथा के चरम पर। एक तरफ संसद अपनी असीमित शक्ति का दावा कर रही थी और दूसरी तरफ न्यायपालिका खुद को रक्षक बता रही थी। इन दोनों के बीच आखिरकार एक ऐसा समझौता हुआ जिसने भारत के कानूनी भविष्य की नींव हमेशा के लिए तय कर दी। ये संख्या देखिए, 13। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। भारतीय कानूनी इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच। साल था 1973 और मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस की गंभीरता और जटिलता इतनी ज्यादा थी कि एक साथ 13 जजों को बैठकर यह तय करना पड़ा कि आखिर इस देश में संविधान में सबसे ऊपर कौन है। और यह फैसला इतना करीबी और तनावपूर्ण था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 7 जजों ने एक तरफ अपनी सहमति दी और 6 जजों ने दूसरी तरफ। केवल एक वोट के इस बेहद मामूली अंतर से जो फैसला आया, उसने इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ दी जिसे आज तक कोई मिटा नहीं सका है। इसी 7-6 के बहुमत से जन्म हुआ एक बेहद ही शानदार कानूनी आविष्कार का, जिसे हम मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि देखिए, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूरी शक्ति है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना यानी उसकी बुनियादी आत्मा से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये एक ऐसा अद्भुत संतुलन था जिसने दोनों पक्षों को एक दायरे में ला खड़ा किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त कोर्ट ने इसकी कोई पक्की सूची नहीं दी कि इस मूल संरचना में क्या-क्या शामिल होगा, बल्कि इसे भविष्य के फैसलों और समय के साथ आकार लेने के लिए छोड़ दिया। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ये ऐतिहासिक रस्साकशी और ये मूल संरचना का सिद्धांत आज के इस आधुनिक दौर में हमारे नागरिक अधिकारों और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा सक्रिय रूप से कैसे कर रहे हैं? इसके बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।